हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी बसंत कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 3, बस की यात्रा, जो लिखा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा। आइए जानते हैं इस पाठ के बारे में। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी। और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। उनकी आंखों कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को कूच करने के लिए निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ये देखिए, ये सवारी कर रहे हैं और जा रहे हैं जबलपुर। बस सचमुच में चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 10-15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें
की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है कि छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस्ट करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर गए पड़ी तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया। पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे उस लोक के प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। ये थे हमारे व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। व्यंग्य में सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। कितना सुंदर इन्होंने इस पाठ को संजोया है अपनी भावना के माध्यम से। आइए अब हम इसके अभ्यास कार्य को करते हैं। पाठ को पढ़कर उम्मीद है सभी को मजा आया होगा। पहला प्रश्न, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? उत्तर है, लेखक के मन में बस की कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। अगला प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर है, लोगों ने लेखक को यह सलाह दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं कि यह कब कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं। उनके अनुसार यह बस डॉल्फिन की तरह है। अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। उत्तर है, लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ है। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जे की भांति बस की यात्री भी हिल रहे थे। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर है,
बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, आप अपने आप चलेगी। अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक ने पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर है, बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? लिखिए। उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन करने के लिए किया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। अगला प्रश्न है, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, बस अधीनता के अर्थ में, बस पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों में समान बस और बस शब्द दो वाक्य बनाइए। उत्तर है, आजकल बच्चों को समझाना सबके बस की बात नहीं। बस भगवान की करनी मनुष्य के बस में नहीं। बस करो, कितना खाओगे? बस करो, इतना काफ़ी है। अगला प्रश्न है, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्य में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से 2 प्रकार के 4 वाक्य चुनिए। उत्तर है, कारक शब्द से निर्मित वाक्य। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं कि हम पर सीट बैठी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। यह बस पूजा के योग्य थी। बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। अगला प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। यदि दिए गए वाक्य में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्रित कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त की गई हों, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है, टहलना। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। अगला प्रश्न है, कांच बहुत कम बचे थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके ध्यान रखें कि शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और
शब्दों के अर्थ में बदलाव होना चाहिए। जैसे जल और हार। तो जल, मीना गर्म जल से पूरी तरह जल गई। हार, यह प्रतियोगिता, इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह एक गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर है, संख्यावाचक विशेषण 4, 8, 10, गुणवाचक विशेषण चांदनी रात, समझदार आदमी। तो ये थे हमारे हर्षंग परसाई जी द्वारा लिखा गया पाठ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। यहाँ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।